नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही अजीब विरोधाभास के बारे में। मतलब, एक तरफ तो सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। तो 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर चलिए इस पूरी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, साल 2025 की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था की कहानी ना वो बड़ी शानदार रही है। विकास दर मजबूत है, सुधारों की रफ्तार तेज है, लेकिन जैसे ही हम अपनी सीमाओं से बाहर झांकते हैं तो पूरी दुनिया पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए दिखते हैं। तो ये एक तरह से घरेलू ताकत की वो कहानी है जो एक वैश्विक तूफान का सामना कर रही है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद आने वाला कल इतना अनिश्चित क्यों लग रहा है? आर्थिक सर्वेक्षण इसी को 2025 का विरोधाभास कहता है। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। इस विरोधाभास को समझने के लिए सबसे पहले सिक्के का एक पहलू देखते हैं, यानी भारत की अपनी मजबूत और लचीली घरेलू अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले अच्छी खबर से शुरू करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण ने भारत की अर्थव्यवस्था की जो पोटेंशियल ग्रोथ रेट है, मतलब उसकी जो बढ़ने की क्षमता है, उसका अनुमान बढ़ा दिया है। और वो नया आंकड़ा है 7%। अब देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का एक बहुत मजबूत संकेत है कि अर्थव्यवस्था की नींव, उसकी बुनियाद मजबूत हो रही है। और पिछले कुछ सालों में जो बड़े आर्थिक सुधार हुए हैं, उनका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। और ये कहानी सिर्फ विकास दर पर ही नहीं रुकती। जैसा कि इस रिपोर्ट कार्ड में दिख रहा है, 2025 में कई और बड़ी कामयाबियां भी मिली। मिसाल के तौर पर S&P जैसी बड़ी ग्लोबल एजेंसी ने 2 दशकों में पहली बार भारत की क्रेडिट रेटिंग को बेहतर किया है। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया का भारत की आर्थिक स्थिरता पर भरोसा बढ़ा है। इसके अलावा सरकार ने अपने खर्च और कमाई के बीच का जो अंतर होता है, जिसे राजकोषीय घाटा कहते हैं, उसे भी काफी कम किया है। और इन सबके साथ साथ GST और श्रम कानूनों जैसे सुधारों ने अर्थव्यवस्था को और ताकत दी है। तो अब ये विरोधाभास बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत और सुरक्षित दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया में अनिश्चितता का तूफान है। और यही वजह है कि इतने अच्छे फंडामेंटल्स होने के बावजूद भी भारतीय रुपया उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा जितनी उम्मीद थी। क्योंकि आज का जो ग्लोबल मार्केट है, वो सिर्फ अच्छे आंकड़ों को नहीं देखता, वो जियोपॉलिटिकल टेंशन और दूसरे बाहरी जोखिमों पर भी नजर रखता है। चलिए, अब अपना ध्यान बाहरी दुनिया पर लगाते हैं और उन बड़े जोखिमों को समझते हैं जिनका सामना भारत को आने वाले वक्त में करना पड़ सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण ये कहता है कि भविष्य कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है, बल्कि संभावनाओं का एक समूह है। और 2026 के लिए 3 बड़े परिदृश्य हमारे सामने रखे गए हैं। तो ये 3 संभावित भविष्य हैं। पहला है प्रबंधित अव्यवस्था, मतलब दुनिया जैसे तैसे धक्का मुक्की करके चलती तो रहेगी, पर तनाव बना रहेगा। दूसरा है अव्यवस्थित विखंडन, जिसमें ग्लोबल सहयोग टूट जाएगा और दुनिया व्यापार और राजनीति के अलग अलग खेमों में बढ़ जाएगी। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, प्रणालीगत शॉक कैस्केड, मतलब एक संकट दूसरे संकट को जन्म देगा और पूरी वैश्विक व्यवस्था चरमरा सकती है। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये सच में थोड़ा डराते हैं। सर्वेक्षण का मानना है कि 90% चांस इस बात का है कि दुनिया या तो अव्यवस्थित रहेगी या पूरी तरह से बट जाएगी। और इस पे ध्यान दीजिए, 10% संभावना एक ऐसे बड़े प्रणालीगत संकट की है जो 2008 के वित्तीय संकट से भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत इन वैश्विक चुनौतियों से, इस तूफान से निपटेगा कैसे? तो सर्वे इसके लिए एक बहुत खास रणनीति बताता है। सर्वे का जो पूरा निचोड़ है, वो इस एक लाइन में छिपा है। भारत को एक ही समय में मैराथन और स्प्रिंट दोनों दौड़ना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें लंबी दौड़ के लिए अपनी बुनियाद मजबूत करनी होगी। यह है मैराथन। और साथ ही अचानक आने वाले संकटों से निपटने के लिए तेजी से फैसले लेने होंगे। ये है स्प्रिंट। इस मैराथन स्प्रिंट रणनीति के 4 बड़े पिलर्स हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ताकि हम दुनिया के लिए और सामान बना सकें और अपनी अर्थव्यवस्था को ताकत दें। दूसरा, सरकारी खर्चों पर कंट्रोल रखना, ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे। तीसरा, बिजनेस के लिए लोन और निवेश को सस्ता और आसान बनाना। और चौथा, एक उद्यमशील राज्य का निर्माण करना, जो एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है। तो ये उद्यमशील राज्य आखिर है क्या?
देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार खुद बिजनेस चलाएगी, नहीं, बल्कि ये एक ऐसी सरकार की सोच है जो नए आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए आगे आती है, जो जोखिम लेने से डरती नहीं और जो अपनी गलतियों से सीखकर नीतियों में सुधार करती है, बिल्कुल एक स्टार्टअप की तरह। मतलब ये इंतजार नहीं करती, बल्कि भविष्य को बनाने की कोशिश करती है। और आखिर में ये सर्वे पूरी आर्थिक चुनौती को एक मौलिक, एक दार्शनिक चुनाव के तौर पर हमारे सामने रखता है, जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। उपनिषदों से प्रेरणा लेते हुए सर्वे दो रास्तों का जिक्र करता है, श्रेय और प्रिय। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, श्रेय का रास्ता वो है जो स्थायी हो, जिसमें लंबे समय की भलाई हो, और प्रिय का रास्ता वो है जिसमें कुछ पल का सुख तो है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म राहत वाला रास्ता है। सर्वे का अंतिम संदेश इसी गहरी सोच में छिपा है। आर्थिक नीतियां सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होती, वो एक चुनाव होती हैं। तो चुनाव क्या है? क्या हम मुश्किल लेकिन जरूरी संरचनात्मक सुधारों वाला श्रेय का रास्ता चुनें, या फिर शॉर्ट टर्म फायदे वाली लोक लुभावन योजनाओं का आसान प्रेय वाला रास्ता पकड़ें, जो शायद आगे चलकर समस्याएं पैदा करे? तो हम आपको इसी अहम सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। इस अनिश्चितता से भरी दुनिया में क्या भारत श्रेय यानी लंबी दौड़ की मजबूती को चुनेगा, या फिर प्रेय यानी कुछ पल की राहत को? क्योंकि देश जो भी रास्ता चुनेगा, उसी पर उसका भविष्य टिका होगा।